Hello students, hello everyone. So we are back again with our class and वही जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्ज़ाम का वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एंड आज उसकी सेकंड क्लास है जिसके अंदर हम नेक्स्ट उससे आगे जो पिछले टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे उससे आगे हम कवर करने वाले हैं। यस गाइज, सो सुदीप्ता हेलो। सो जो स्टूडेंट्स जुड़ते जाएं दे कैन लीव सम मैसेज ताकि जस्ट मुझे पता चले कि हाँ तुम हो यहाँ पर। एंड जस्ट विद इन 2-3 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम के ठीक है 2 टॉपिक्स जो थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपके नेट के अंदर क्वेश्चन भी आए हुए हैं तो वो हम कराएंगे। ठीक है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट उसमें से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड उसके बाद हम जो मेन टॉपिक है जो कि आपको नॉट ओनली जनरल एप्टीट्यूड बट बहुत जगह पे आपको मेन सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वो जो फॉर्मूलेशन मैं आज आपको बताऊंगा परसेंटेज को हैंडल करने की, तो वो एक फॉर्मूला है आपने देखा है बट अब उसको सिर्फ जनरलाइज करके कैसे फॉर्म में लिखना और हमेशा उसी मेथड का यूज करके आंसर निकालना, तो वो क्या है वो सिर्फ एक सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को। So that is just the thing. So Vikas Khanna, hello. And this guy Suprakash, good evening. Vasudev, good evening. Deepak Mishra, good afternoon. Vikas, good afternoon. So तो कल की क्लास आपको कैसे लगी? बढ़िया लगी? कैप्टन मैथ, गुड आफ्टरनून। सो जस्ट विद इन 2 मिनट हम रुकेंगे, सिर्फ 2 मिनट में, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे कनेक्ट हो जाएं। एंड देन उसके बाद जो आज हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आपका HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, फाइन। सो हेलो वासुदेव। सो गाइस, आई होप आपने कल का लेक्चर देखा होगा एंड आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो जस्ट एक तो आप लाइक करते जाइए ज़रूर, ठीक है, आते ही लाइक कीजिए। एंड दूसरी चीज़, इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जितनी क्राउड होगी उतना ज़्यादा हम इसमें और एफर्ट पुट कर सकेंगे। फाइन। कैप्टन मैथ सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। विकास खन्ना, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका प्यार ही है जिसकी वजह से हम ये इतना कुछ एफर्ट्स करते हैं। सो गाइज, तो बढ़िया था सर, फाइन। तो आज भी ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया सेशन मिलेगा एंड इससे आगे भी आपको बढ़िया सेशन मैं देता रहूँगा। ठीक है, इसकी पूरी ट्राई करता रहूँगा। सो क्लास मतलब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो जो हमारे पास गाइज ये है HCF एंड LCM। तो HCF ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फाइन। एंड आपके पास LCM ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ओके, सो गाइज, थैंक्स सुदीप्ता। ओके, गुड आफ्टरनून मेहदी काजमी, आनंदा भी आ गया है, ठीक है, नाइस। प्रियंका देसवाल, गुड आफ्टरनून। ओके गाइज, तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HCF और LCM। फिर एक खास तरह के क्वेश्चन जो सर्ड्स में आया करते हैं कि 2⁻³ है या 3⁻²00 है, बताओ इनमें से कौन सा बड़ा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये हम टैकल करेंगे। फाइन। तो बेसिकली सबसे पहले ये क्या है, HCF और LCM, इसको हम देख रहे हैं। तो HCF और LCM को अगर मैं देखता हूं तो क्या है, ये है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
ठीक है। अब अगर इस भाषा को मैं कहता हूं ये ना अधूरी भाषा लिखी हुई है, तो इसको अगर मैं पूरा करूं तो क्या मतलब बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं इस लाइन को आगे पूरा कर रहा हूं, दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, तो आपके पास कोई नंबर्स है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि 2 है और 22 है, ये दो आपके पास नंबर है। अब इसमें क्या है कि जब वर्ड आए हाईएस्ट, ठीक है, तो जब वर्ड आए हाईएस्ट तो ये मान के चलो ये नंबर छोटा होगा, और जब वर्ड आए लोएस्ट, ठीक है, तो ये नंबर बड़ा होगा। फाइन, तो एक तो ये थोड़ा सा, लेकिन अभी ये कैसे है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो। फाइन, तो इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये 1 और 11 बचेगा। फाइन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उस लाइन को मैंने बस पूरा कर दिया, दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दीज नंबर्स। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, लेकिन ये नाम जो हाईएस्ट है वो नंबर इनफैक्ट छोटा होता है। अब दूसरी बात आती है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ये भी भाषा अधूरी है, इसको मैं पूरा कर देता हूं। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल दोज नंबर्स। तो आपके पास जैसे यही दो नंबर है 2 और 22, तो ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, लोएस्ट छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो 22 नंबर है वो इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का आपके पास एलसीएम क्या आएगा, वो 22 आ जाएगा। फाइन, तो हमने क्या किया, हमने कोई ऐसे बड़ा रट्टा नहीं लगाया, सिर्फ क्या किया कि हमने इसकी जो भाषा है उसको लाइन को कंप्लीट कर दिया। तो ये तो शॉर्टकट में इसको लिख दिया जी एलसीएम, ठीक है, और इसको लिख दिया भी एचसीएफ या जीसीडी। ठीक है, और मैंने आपको क्या बात बताई कि जब, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर सोल्व करते टाइम फटाफट उस टाइम कंफ्यूजन में आ जाता है, तो दिमाग को सिर्फ इतना ट्यून कर लो क्या कि जब बात आए हाईएस्ट उस टाइम छोटा नंबर ढूंढने लग जाओ, कॉमन क्या आएगा। ठीक है, तो वो नंबर छोटा होगा जो कॉमन आएगा, और जब शब्द देखो लोवेस्ट तो उस टाइम ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों से डिवाइड होगा, तो वो इन दोनों नंबर से ऑब्वियसली बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से माइंड ट्यून अगर कर लोगे तो एग्जाम में आपको सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट वर्ड देखते ही दिमाग ऑटोमेटिकली नंबर्स का आपका आंसर निकालना शुरू कर देगा। फाइन, सो अब यहां तक तो कहानी बहुत इजी है। ठीक है, कि ये बात आपको समझ आ गई कि इसमें आप एक नंबर कॉमन ले सकते हो और इसमें क्या है, ये दोनों नंबर जिसको डिवाइड करें वो है हमारे पास। ठीक है, सो गाइस जो ऑनलाइन है प्लीज लाइक द सेशन, और जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर कीजिए। ठीक है, एंड मैं देख रहा हूँ व्यूअर्स ज्यादा है लाइक्स कम है, तो भाई ऐसा मत कीजिए, लाइक तो बनता है नाउ। तो यहां तक आपकी कहानी ये होगी क्लियर। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट इस चीज में ऐड कर रहा हूं, जो कि मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है, वो है कि आपको, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है फॉर फ्रैक्शंस। तो आपको एलसीएम या एचसीएफ फाइंड आउट करना है फॉर फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के लिए कैसे होगा, अब फ्रैक्शंस के लिए मैं जैसे आपको बताता हूं कि अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है फॉर फ्रैक्शंस, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या रहता है, अब आपके पास जो भी फ्रैक्शन रहेंगे, ठीक है, तो वो कोई भी अगर आपके पास नंबर है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, सो 1/3, 3/5, 5/7, ठीक है, ये तीन मेरे पास फ्रैक्शन है। अब इन तीनों में से मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। फाइन,
तो वैसे तो आप क्या करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब प्रोसेस है, आप कॉमन लेने की कोशिश करते हो या जो भी है, ठीक है, तो लेकिन इसको फटाफट किस तरीके से किया जा सकता है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। HCF फॉर फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, आप एक काम करो, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय, ठीक है, उसके बाद LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो जो आपके पास न्यूमरेटर है, HCF ऊपर है, HCF ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर्स का, और नीचे LCM ले जाओ डिनोमिनेटर्स का। तो ये आपके पास क्या होगा गाइस, ये आपके पास होगा HCF ऑफ जो ये फ्रैक्शंस जो हैं इनका आप HCF फाइंड आउट कर लोगे। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि अगर LCM आपको चाहिए, LCM फॉर फ्रैक्शंस, ठीक है, तो उसी तरीके से क्या करो, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। फाइन। तो ये काम आप कर सकते हो कि न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स के केस में ऐसा कर सकते हो। फाइन। तो अब बस एक हल्का सा इनको कैलकुलेट करके देख लेते हैं इन तीनों नंबर के लिए। HCF, ठीक है, ये कैलकुलेट हमें करना है। सो न्यूमरेटर्स HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, मतलब कॉमन क्या आ सकता है, ये नंबर छोटा होगा तो 1, 3, 5 में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन निकाल सकते हो, तो सबसे छोटा एक ही है। फाइन। तो ये क्या है, जो सबसे छोटा नंबर है वो हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, मेन बात ये होती है। ओके, तो इसमें क्या है, 1 सिर्फ आप कॉमन ले सकते हो आउट ऑफ 1, 3 एंड 5। फाइन। एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर, अब ये जो तीनों नंबर है, ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो भाई ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, कोई इनका फैक्टर तो बन नहीं रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि इनका सीधा सीधा प्रोडक्ट ही वो मिनिमम नंबर होगा जो क्या है आपके पास, जो यहां पर आपके पास LCM दे देगा। तो 35 गुना 3, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, ठीक है, 105। फाइन। सो यस, 1/105 ये आंसर आया है, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया। नाउ अब नेक्स्ट LCM फॉर फ्रैक्शंस, ये हम देखेंगे। तो LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स का LCM क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 1, 3 और 5 ये फिर से प्राइम है, ठीक है, 3 और 5 प्राइम है, तो इनका सीधा प्रोडक्ट आपके पास LCM ऑफ न्यूमरेटर आ जाएगा। एंड गाइस HCF ऑफ डिनोमिनेटर, इसमें कॉमन क्या आ सकता है, 3, 5, 7 में से क्या कॉमन आ सकता है, कोई भी प्रोडक्ट में नहीं है। सो दिस इज 1 जो है वो आपके पास कॉमन में आ रहा है, दैट्स इट। तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज कि आप फ्रैक्शंस के लिए भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ एक आपके पास यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो आपके पास होता है कि अगर आपके पास HCF एंड LCM इनका मैं प्रोडक्ट कर दूं तो इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो अगर मैं HCF और LCM का प्रोडक्ट कर दूं तो वो क्या किसके इक्वल होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स के इक्वल होगा। अब क्या कर सकते हैं, हम इनको टेस्ट करके देख सकते हैं ये फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है। कैसे टेस्ट करेंगे, HCF आपके पास क्या आया है, ठीक है, HCF आया है 1/105। LCM क्या आया है, LCM आया है 15/1। सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये किसके इक्वल है, इनको प्रोडक्ट कर दो, 1/3 इंटू 3/5 इंटू 5/7। तो ये आपके पास क्या बचेगा, ये आपके पास आएगा 1/7 और ये आपके पास क्या बनेगा, ठीक है, 7/70 7.35, तो ये भी 7 पे जाके कैंसिल हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला जो है ये तो ये गाइज, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपका वर्क करता है और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में जब आपको कहीं पर HCF दिया होता है और कोई मिसिंग नंबर होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको LCM फाइंड आउट करना है तो इस तरह का इक्वेशन बनाने के काम आ जाता है ये रिलेशन।
दूसरा, आप पिछले वाले में देखो, इसके अंदर हमने क्या लिया था, देखो HCF आ गया था 2 और ये आपके पास LCM आ गया था 22। तो नंबर आपकी क्या है 2 और 22, और HCF क्या है, HCF और LCM भी क्या है 2 और 22। यहाँ पे भी ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। सो गाइज ये रिलेशन होल्ड करता है और आपके लिए मतलब बहुत यूजफुल होता है काफी सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व इससे किए जाते हैं। नाउ गाइज अब मेरे पास 2 क्वेश्चन है जो नेट के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दिस। सो हम उनको क्वेश्चंस को कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज व्यूअर ज्यादा है, लाइक्स कम है, प्लीज आते ही लाइक द सेशन एंड ठीक है, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि जितने बच्चे आप लाइव रहेंगे उतना ज्यादा हम एफर्ट पुट करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका जून 2013 में आया हुआ है, ठीक है, जून 2013 में। अब ये क्या है, इससे आपको एक बेसिकली प्रॉपर्टी पता चलेगी कि ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे समझना है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स of positive integer, ठीक है, how many pairs of positive integers have GCD is equal to 20 and LCM equal to 600। ओके फाइन। सो ये आपसे पूछा हुआ है कि कितने ऐसे पेयर हो सकते हैं नंबर्स के जिनका आपके पास क्या है, GCD तो 20 हो और LCM 600 हो, ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। फाइन, तो गाइज इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए, यहाँ पर 4, 0, 1 और 7, ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है क्या है। फाइन, सो गाइज अब मेन बात ये है कि इसमें आपको क्या क्या पता है। ये क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ GCD और LCM बता रखा है और ये पूछा हुआ है बताओ ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। सो अब इसको एक बार देखते हैं। अब इसको देखेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी, अच्छा जी इसका GCD क्या है 20, इसका मतलब जो हमारा नंबर रहा होगा, जो 2 नंबर हमारे पास रहे होंगे, क्योंकि पेयर बनाने हमें 2 नंबर के पेयर बनाने हैं जिनका GCD 20 हो और LCM 600 हो। फाइन, तो हमारे पास एक नंबर रहा होगा 20A और एक नंबर रहा होगा 20B। समझ रहे हो बात को? तो अगर एक नंबर रहा होगा 20A और एक नंबर रहा होगा 20B, इन दैट केस ओनली हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 20 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर इसमें से हम 20 कॉमन ले सकते हैं, उसी बात का मतलब है ना कि GCD आपका 20 होना चाहिए। फाइन, सो अब ये जो 2 आपके पास नंबर रहे होंगे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल रहा होगा, GCD के इनटू LCM के। समझ रहे हो गाइस? तो ये जो 2 नंबर हैं इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल रहा होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ GCD इनटू LCM। तो ये सीधी सीधी बात है। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, एक 20 से एक 20 कैंसिल हो जाता है, AB इज इक्वल टू उसको डिवाइड करते हैं तो 30 आ जाएगा। फाइन, सो A और B का प्रोडक्ट आपके पास गाइस 30 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन हो उतने पेयर हम बना सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर के। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, अब आप देखो, ठीक है, तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। अब एक तो ऐसा हो सकता है कि एक नंबर 1 हो और एक नंबर 30 हो, एक पेयर ऐसा बन गया जिसमें A और B का प्रोडक्ट कितना आएगा आपका 30 आएगा। दूसरा बना सकते हैं कि मान लो ये इसको 2 ले लें और इसको 15 ले लें। फाइन, तो ये क्या है, ये तब भी 30 आ जाएगा। तीसरा हम ऐसा कर सकते हैं, इसको 3 ले लें, इसको 10 ले लें, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट
4 अगर इसको लेंगे तो 30, कोई प्रोडक्ट का रिलेशन नहीं बनता है, ठीक है। 5 अगर लेंगे तो यस 6 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर लेंगे 6 तो वो तो वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो ये हमारे पास नेचर आएगा इसका। सो गाइज देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अच्छा मतलब ये तो क्या है, ये तो हमने इससे कॉम्बिनेशन निकालने हैं। नंबर के कॉम्बिनेशन क्या होंगे कि 20 इंटू 8 20, 600, एक ये पेयर होगा, एक होगा 40 और ठीक है आपका दूसरा 15 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी दो भी हम, ये नंबर के पेयर हैं और ये हम इस कंडीशन के बेस पे पेयर बना रहे हैं, बट बात एक ही है, आप उसको समझो। एंड 4 इज योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। फाइन। तो इसमें गाइज आपको क्या पता होना चाहिए था, फर्स्ट थिंग जस्ट कि ये जो है कोई भी नंबर जीसीडी से कैसे बनाया जा सकता है, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या पता होनी चाहिए कि इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो जीसीडी और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। फाइन, ओके। सो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मतलब इसी में से है और ये भी जून 2013 का है। बस ये मान के चलो कि एक वो मॉर्निंग वाले सेशन में आया, एक इवनिंग वाले सेशन में आ गया, ठीक है। तो उस तरीके से जून 2013 का मतलब ये जो क्वेश्चन है, और मैथमेटिक्स वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। तो ये क्या है, ए, अब ये एक ऑपरेटर बना दिया इस तरीके का, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एल सी, सो दिस इज LCM of A comma B and plus GCD of A comma B। तो ये एक ऑपरेशन बना दिया क्योंकि A, ये जो क्रॉस वाला ऑपरेशन है ये क्या है, दिस इज इक्वल टू LCM प्लस GCD ऑफ AB, ये दो नंबर है। नाउ एक ऑपरेशन और डिफाइन किया इन्होंने, A प्लस B, ठीक है। तो ये प्लस जो एनसर्कल्ड है B, ये जो ऑपरेशन है ये क्या है, a रेज़ टू पावर b प्लस b रेज़ टू पावर a, इसकी ये वैल्यू है। फाइन। और देन उन्होंने कह दिया देन फाइंड, अब क्या फाइंड करना है आपको, 1 प्लस ऑपरेशन 2 एंड दिस प्रोडक्ट ऑपरेशन ऑफ 3 प्लस ऑपरेशन 4, ठीक है गाइज। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं कौन स्टूडेंट पहले इसका आंसर मुझे बताता है। तो बेसिकली इसके लिए भी जैसे कई आंसर हैं, तो मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं, 145, 286, 436 एंड 572, ठीक है। तो ये गाइज ये 4 आपके पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले गाइज आप क्या करते हो, क्योंकि जो हमें बॉड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स को हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। फाइन। तो 1 प्लस 2, इसका क्या मतलब होगा बाय दिस डेफिनेशन, तो आप क्या करोगे, 1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये आप बना दोगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 3। फाइन। नेक्स्ट इज 3 प्लस ऑपरेशन 4। सो 3 और 4 में करोगे तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 9 और 9 81 प्लस, ठीक है 64, ये आपके पास बना। एंड गाइज यस, रुझान आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और एक स्टूडेंट का आंसर आया है, बट बाकी स्टूडेंट भी अपना आंसर ऐड करें नाउ, ठीक है। तो ये आपके पास है 14, ठीक है, 8 और 6 140, 145, ठीक है गाइज। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 145। नाउ अब आपके पास एक नंबर है 3, एक नंबर है आपके पास 145। नाउ गाइज अब आपको क्या करना है, ये ऑपरेशन लगाना है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो ये 3 आ गया और उस पे यहां पर 145 आ गया। तो इन दोनों नंबर पे इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, आपके पास LCM ऑफ 3 एंड 145 एंड प्लस GCD ऑफ 3 एंड 145।
फाइन। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये आपके पास होगा एलसीएम। अब आपको, ठीक है, एलसीएम इसका क्या आएगा, तो अब आप देखो इसमें से क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा नंबर बन रहा है कि पहली बात तो क्या ये इसको कोई मल्टीप्लायर कर रहा है, ठीक है, ये 3 इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। सो एंड जीसीडी की अगर बात करें तो क्या कोई ऐसा नंबर है, अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो ओवरऑल क्या है, इसमें से 1 आपका कॉमन आएगा, सिर्फ इन दोनों नंबर में से 1 आपका कॉमन आएगा। एंड इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 435 ये आपके पास आ जाएगा। नाउ इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 436 विल बी योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं लगी मुझे, एंड यू कैन इजीली डू दिस। फाइन, नाइस सुदीप्ता। एंड यहाँ पर आनंदा ने, प्रियंका ने, दीपक ने, सबने आंसर किया है, दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है जो HCF और LCM में से है। नाउ गाइज, HCF और LCM के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पावर्स पे जा रहे हैं, सर्ट्स के ऊपर जा रहे हैं। सो इन क्वेश्चंस को भी टैकल करने का सिर्फ एक छोटा सा तरीका है, अगर वो तरीका आप पकड़ लो तो बस उसके बाद ऐसा कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसका आंसर निकाल सकते हो। फाइन। सो सबसे पहले मैं सर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। तो ये क्या है, ये आपके बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज के अंदर वैसे तो आता है, बहुत अर्ली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि आप कोई नंबर है x का आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स x रेज़ पर हाफ, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर कुछ m नंबर मेंशन कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 1/m। अब सिर्फ इतना थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर मतलब जिसमें बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं वो एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूंगा, ठीक है, कि मान लो मैं यहाँ पर लिखूं x रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, और एक मैं यहाँ लिख दूं क्योंकि x रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। तो बच्चे सिर्फ यहाँ गलती करते हैं कई बार कि इस केस में क्या है, इस केस में x रेज़ टू द पावर 2 इस पूरे की पावर 3 है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, और ये क्या मतलब है, इसको आप कर सकते हो x रेज़ टू पावर 6। फाइन। या आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि x रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 जो कि आपको बना रहा है x रेज़ टू पावर 6। एंड नाउ जब ऐसा लिखा होता है तो बच्चे ये वाली गलती कर जाते हैं, ऐसा लिखा होता है उसको ये मान जाते हैं, तो वो आपको सिर्फ मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। आई होप मतलब जो जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं होता है उनको थोड़ी सी इसमें ज़्यादा दिक्कत रहती है, ठीक है। सो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इट विल बी कि ये 2 रेज़ टू द पावर 3 है, तो ये सिर्फ 2 की पावर 3 की बात है, तो यहाँ पर ये पावर 8 हो जाएगी, 2 रेज़ पावर 3 वो आपके पास 8 हो जाएगा। फाइन, ठीक है, वेरी नाइस कैप्टन मैथ। तो गाइज ये जो है ये सिर्फ आपको इस तरह की एरर नहीं करनी है। नाउ अब इसमें क्या है, इसमें सारा के सारे जो मतलब ये है कहानी है वो इन चीजों पे आके रुक जाती है कि मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है जैसे 2 रेज़ टू द पावर 300 और एक नंबर है 3 रेज़ टू द पावर 200, लाइक दिस, कुछ भी इस तरीके का आपके पास अरेंजमेंट है। तो ऐसे किसी अरेंजमेंट में कैसे पता चले कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने वैसे क्या कहते हैं हॉलीडे मूवी देखी है, ठीक है, या भाई पुरानी धर्मेंद्र की कई सारी फिल्में होती हैं, ठीक है, जिसमें वो, या बॉलीवुड में बहुत चलता है कि क्या होता है कि गुंडा हीरो को मार रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कहता है कि भाई तू मेरा सामना नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, तो फिर हीरो ऐसे बोलता है भाई एक बार हाथ खोल, ठीक है, हाथ खोल फिर मुकाबला कर, फिर बताता हूँ तेरे को। सो मतलब क्या है, मतलब जो मेरी बात बताने का यहाँ मतलब क्या है, वो मतलब ये है कि जब दोनों इक्वल फुटेज पे होंगे, दोनों के हाथ खुले होंगे, तब दोनों मुकाबला करेंगे, तब पता चलेगा ना कि जी पावरफुल कौन सा है। सो अगर आपके पास एक नंबर है a रेज़ टू द पावर b और c रेज़ टू पावर d टाइप का,
तो कुछ ऐसा करो कि या तो दोनों के नंबर इक्वल हो जाएं, मतलब इसकी पावर से कुछ इस नंबर के साथ ऐसा करो कि या तो दोनों के नंबर इक्वल हो जाए, तो हम पावर के बेस पे जज कर लेंगे कौन सा बड़ा है। ठीक है, स्टेप 1, ठीक है, नंबर इक्वल कर लो। ठीक है, स्टेप 2, या एक काम करो कि उसकी जो पावर्स हैं वो इक्वल फुटेज पे कर लो। ठीक है, तो क्या करो, या तो पावर इक्वल कर लो और फिर जज कर लो कि नंबर जिसका बड़ा है वो फिर टोटल बड़ा हो जाएगा। या तीसरी चीज ये हो जाएगी कि किसी ऐसे केस में जब नंबर एंड पावर दोनों किसी की बड़ी हो जाए, नंबर एंड पावर बोथ, ठीक है, मतलब या तो वो बड़ा हो या स्मॉल हो। तो ये 3 तरीके से आप किसी भी तरीके से आप जज कर सकते हो और उसको इस तरीके से उठा पटक करके अरेंज कर सकते हो और क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हो। तो ये सीधी सी कहानी होती है कि एक या तो इक्वल फुटेज पे ले आओ, नंबर या पावर, ठीक है, फिर पता चलेगा कौन बड़ा है मुकाबले में। तो वो मतलब जो हॉलीडे मूवी का क्लाइमैक्स है उसके अंदर ऐसे होता है, अक्षय कुमार ऐसे बंधा हुआ होता है, कहता है हाथ खोल फिर बताता हूँ। ठीक है, सो तो इसके ऊपर गाइज मेरे पास अगेन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो आपके पास दिसंबर 2012 के नेट के एग्जाम में आया हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज विच वन इज लार्जेस्ट, विच वन इज लार्जेस्ट, एंड जो नंबर है वो है 2⁻³ एंड 3⁻⁴2 and 4⁻³ and 4⁻²3। फाइन। सो गाइज अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है, तो क्या होगा। सबसे पहले पहला नंबर देखो 2⁻⁴, ये क्या है, ये 9981 हो जाएगा। ठीक है, 2⁻81 इस केस में हो जाएगा। अभी इसको एक बार छोड़ देते हैं, ये क्या है 3⁻16। ठीक है, नाउ इसको देखो, ये 4 है, तो पहले क्या है, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 9 और इसको फिर मैं लिख देता हूँ 2⁻18। तो पहले ये क्या है, ये है 4⁻9 और 4 को मैं लिख देता हूँ 2⁻2, तो ये 2⁻18 हो गया। इस केस में 2⁻8 हो गया एंड ये 2⁻16 हो गया। फाइन। सो अब सिलेक्शन करते जाओ, ये तीनों का नंबर बराबर है लेकिन इसकी पावर ज्यादा है, तो ये और ये कैंसिल कर दो, ये आंसर नहीं हो सकते, बिगेस्ट नहीं हो सकते। अब कहानी आती है सिर्फ इन दोनों के बीच में। अब ये नंबर बड़ा है, पावर छोटी है, लेकिन ऐसे कुछ जज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अब एक काम करो, क्या कर सकते हो, ये 81 है ना, इसको अप्रोक्सीमेट मान लिया आपने, चलो 80 है, पावर कम कर दी। ठीक है, और फिर इसको आपने मान लिया कि ओके दिस इज 4, जो इसमें 2 ले लिया, 4⁻40 आपने बना दिया इसको। ठीक है, तो इस तरीके का आपने कोई नंबर जनरेट कर दिया 4⁻40 और ये है 3⁻16। अब ये नंबर भी बड़ा है और पावर भी बड़ा है। ठीक है गाइस, समझ में आई बात कि इन दोनों के बीच में अब जज करने में दिक्कत थी, तो हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन ले लिया, 81 को 80 बना दिया और फिर ये कह दिया 4⁻40। अब ये नंबर भी बड़ा है, पावर भी बड़ा है, तो इस तरीके से हम जज कर पा रहे हैं कि यस दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, समझ आई बात, क्लियर हुआ कुछ कंसेप्ट। सो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन जो है, ठीक है, सो आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़े कम रिस्पॉन्स आया है, बट इट्स ओके, आपको बात क्लियर होनी चाहिए। यस, अब ये क्वेश्चन मजेदार है, ये जून 2013 का है एंड दैट क्वेश्चन इज चूज द लार्जेस्ट नंबर।
चूज द लार्जेस्ट नंबर। अब वो नंबर क्या है आपके पास? 2 raised to the power 500, 3 raised to the power 400, 4 raised to the power 300 and 5 raised to the power 200. Yes guys. कैप्टन मैथ बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर। सुदीप्ता बेटा क्या बात, आंसर नहीं बताया आपने इसका। सो गाइस इसमें क्या करोगे? सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, और फिर इन दोनों को या कंपेयर कर लो अलग से। तो इन दोनों में देखोगे ये क्या है? 2 raised to the power 500, और ये क्या है? इसको मैं लिखूं तो ये बन जाएगा 2 raised to the power 600। फाइन। तो पहली बात कि ये नहीं हो सकता, इसका स्कोप फिर भी है। फाइन। नाउ अब इसमें आप देखो, इन दोनों नंबर्स में कंपेयर करके देखते हैं। अब इन दोनों नंबर्स में कंपेयर कैसे किया जा सकता है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आनंदा 3 raised to power 400, बट कैसे कैलकुलेट किया थोड़ा सा बताओ। ठीक है, तो जैसे ये 3 raised to the power 400 है, इन दोनों को मैं लगभग क्लोज फुटिंग पे ले जा सकता हूं। कैसे? कि इसको मैं किसी तरीके से 27 बनाऊं और इसका जो स्पॉट है वो 25 है, क्लोज स्पॉट 25 है। तो ये बन सकता है आपका 25 raised to the power 100। ठीक है, और ये क्या बन सकता है आपका कि अगर मैं इसको 339 और ये 3 पावर ले लूं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको 399 पावर ले लूं, 400 की जगह 399 ले लूं, तो ठीक है 3 कॉमन लेने के बाद 133 पावर ये इसकी बन जाएगी इस केस में। तो ये नंबर भी बड़ा है और पावर भी बड़ी है। सो दिस नंबर ऑटोमेटिकली इसका स्कोप है और ये रेस से बाहर हो गया। फाइन। नाउ अब इन दोनों में कंपेयर करो, ठीक है, तो 3 raised to the power 400 and 4 raised to the power 300। तो इसके अंदर आप कैसे करोगे? ठीक है, किस तरीके से आप इसका अप्रोच बना सकते हो? तो एक सिंपल सा अप्रोच इसमें बन सकता है कि ये जो है इसको आप ऐसे लिख दो 2 raised to the power 600 पहले तो, ठीक है, 2 raised to the power 600। अब क्या है, अब इसको आप 9 बना सकते हो, 9 raised to the power 200 ये बन जाएगा। फाइन। और इसको आप क्या बना सकते हो? ये बन जाएगा 8 raised to the power, तो ये जब 3 पावर ले लेगा ये भी 200 बन जाएगा। ठीक है, तो सो रिया ने आंसर दिया है 3 raised to power 400। सो इन दिस केस आपको पता है जी पावर इक्वल हो गई, लेकिन ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर नेट बड़ा हो जाएगा। सो ओवरऑल फाइन। तो कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं वो ज्यादा परेशान कर जाते हैं। बड़े बड़ों की तैयारी हम कर जाते हैं, पर छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा परेशान कर जाते हैं। सो आई होप इसमें आपको क्लियर हुआ होगा हीरो विलन के एग्जाम्पल से कि जी कौन जीतना चाहिए। फाइन। तो कंपेयर करोगे तो इक्वल फुटिंग पे ले जाके कंपेयर करो। ठीक है, ऑफिशियल हब, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये जो था ये हमारा वो नंबर सिस्टम का टॉपिक था जो कल की क्लास में हमारा पेंडिंग था एक हिसाब से। अब जो हमारा मेन जो लेक्चर है आज का वो है आपका परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, सो आपके पास है परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, आराधना ग्रेट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू आराधना। सो जस्ट मुझे 10 सेकंड दीजिए, ठीक है, ताकि मैं पानी पी सकूं थोड़ा सा, एंड उसके साथ ही मैं क्लास अभी रिज्यूम करता हूं परसेंटेज के ऊपर। Okay guys, yes, come back again।
सो परसेंटेज का क्या मतलब है बेसिकली गाइज, जैसे कि ये देखा गया मैथ के अंदर कि मतलब हर जगह पे ऐसे था कि मान लो जैसे इंडिया में कोरोना के केसेस है, ठीक है, तो कोरोना के केसेस वैसे आप देखोगे तो वो तो जी लाखों में है, ठीक है, लाखों में केसेस, लाखों में। अच्छा, अगर इंडिया का कंपैरिजन किया जाएगा मान लो किसी यूरोप के देश से, तो या जैसे इटली से जहाँ पर कोरोना काफ़ी फैला था, तो वो आप अगर कंपेयर करोगे तो क्या होगा कि अरे वहाँ पर तो 50,000 केस है और यहाँ पर 2 लाख केस है, तो आप ऐसे क्या होगा कि भाई इंडिया में तो ज़्यादा केस है। लेकिन जो भी आपके पास डाटा होता है मैथमेटिकल, वो इस बेस पे होना चाहिए कि जी आप पॉपुलेशन कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है, तो बाकी चीज़ों मतलब एक नॉर्मलाइज डाटा होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज डाटा करने के लिए जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या सोचा कि एक काम करते, चलो हर चीज 100 के ऊपर ले लेते, फाइन, कि 100 में से कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं या इस तरीके से। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, पर सेंट, सो सेंट होता है 100, ठीक है, तो वो उसको, ठीक है, जो आपकी ग्रीक लैंग्वेज वहां पे जो यूरोपियन तरीके से जो डेवलप की गई उसके हिसाब से, उस भाषा के हिसाब से पर सेंट, प्रति 100 में क्या हिस्सा है उसको आप क्या बोलते हो, परसेंट, फाइन। सो गाइज जब आप परसेंट मतलब प्रति 100 पे ले रहे हो कि कोई भी चीज आपकी क्या है कि ए जो क्वांटिटी है वो x के ऊपर है, ठीक है, तो उसके बाद जी 1 के ऊपर क्या होगी तो वो x बाई ए हो गई, और 100 के ऊपर क्या होगी तो वो x बाई ए इंटू 100 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है कि वो परसेंट, ठीक है, आप निकालते हो कि 100 जब बेस होगा कि 100 के अंदर वो कितना सामान है। तो ये तो चलो यूनिटरी मेथड का एक मैंने एग्जांपल लिखा। नाउ अब मैं आपको बेसिकली एक फॉर्मूलेशन बताता हूं, ठीक है, वो जो फॉर्मूलेशन मैं आपको बता रहा हूं आपने, ठीक है, वो पढ़ा है समझा है लेकिन कभी उसको ना उस तरीके से चैनलाइज नहीं किया है, फर्क सिर्फ इतना है। और आज आपको क्या करना है, सिर्फ उसको उस तरीके से चैनलाइज करना है। तो चैनलाइज करने को मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी नंबर जो है वो आपके पास होता है एक्स आपके पास एक नंबर है, फाइन। अब तो ये आपके पास क्या है, एक नंबर है, और मैं कहता हूं कि एक काम करो, इसका r% निकाल लो, ठीक है, तो r% वो क्या होता है x इंटू r बाय 100, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसका r% ऑफ x, ठीक है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स से आप देख सकते हो क्योंकि x है, ठीक है, मान लो कोई नंबर है 500 और मैं कहता हूं इसका 10% निकाल लो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटू 10%, ठीक है, 10% आपने इसका निकाल लिया, तो इसका 10% क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा जी 50 रुपए। तो सिंपल सी बात है, इजीली आप समझ सकते हो। तो ये क्या है, ये एक नंबर है, ये r% ऑफ x है, फाइन। तो अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये नंबर और ये r%, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, ठीक है, तो एक नंबर उसमें r% बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये एक नंबर है और उसका r% आपने बढ़ा दिया, ये आपके पास ये हो गया। तो इसी को आप समराइज करके कैसे लिख सकते हो कि ये एक नंबर है और इसका r% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, परसेंटेज में आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ओके, अगर मैं सिर्फ बात करूं कि ओके r% ऑफ x कितना है, वो इतना है, r% ऑफ x कितना है, वो इतना है, और कोई चीज जो है, कोई नंबर जो है, भाई मैंने तुम्हारी सैलरी 10% बढ़ा दी, ठीक है, तो वो जो नंबर है r% इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा, समझे बात को। तो ये फॉर्मूलेशन आपने हमेशा याद रखनी है, बाकी सब भूल जाओ, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूलेशन से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई नंबर r% बढ़ाने के बाद इतना हो जाता है। दूसरी बात, कोई नंबर
R% अगर घटा दूं तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, तो घटाने के बाद सिर्फ यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर बढ़ाना हो तो यहाँ प्लस साइन होगा, घटाना हो तो यहाँ माइनस साइन होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको गाइज इतनी डेफिनेशन याद रखनी है, या कभी कभी इसका यूज पड़ सकता है बस। बाकी सारा जो परसेंटेज का आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जितने क्वेश्चन है सब हो जाएंगे। फाइन। सो गाइज एक क्वेश्चन दूं मैं आप लोगों को परसेंटेज से रिलेटेड। तो अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन देने वाला हूं परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, तो वो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे और उसमें आपको परसेंटेज का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पेपर में क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि परसेंटेज तो आपका जनरली बाकी क्वेश्चंस में भी आता है, कहीं ना कहीं यूज होता है कि 2%, अच्छा ये चीज 2% घटा दी ये। ठीक है, मतलब फिजिक्स में आ गया कि एक वायर है, उसकी थिकनेस आपने या उसका डायमीटर आपने 5% कम कर दिया। अब वहां पे जाके दिमाग घूम जाता है कि ओके अब ये कैसे कैलकुलेशन में आएगा, तो उसका बेसिक फॉर्मूलेशन आपको ये समझना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक दुकान है, ठीक है, उस दुकान ने ऐसे लिख रखा है कि जैसे कि बड़ा फैशन में चलता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो बताओ वो इफेक्टिवली कितना डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो बताओ वो इफेक्टिवली कितना डिस्काउंट दे रहा है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब मेन बात क्या है कि मान लो कोई चीज मेरे पास आई 100 रुपए की, कोई चीज मैंने 100 रुपए की लेनी है। ठीक है, तो 50% डिस्काउंट के बाद वो चीज कितने की हो जाएगी, 100 माइनस 50/100। आपको इतना याद रखना है, यही फॉर्मुलेशन 1 माइनस R/100। तो 50% डिस्काउंट के बाद वो चीज इतने की हो जाएगी। अब प्लस 50% हो रहा है, मतलब जो अगला डिस्काउंट लगेगा वो 100% डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो कह रहा है अगला डिस्काउंट उस अमाउंट पे लगेगा जो ये अमाउंट बचेगा 50% डिस्काउंट के बाद। तो इस अमाउंट पे फिर 50% लगाना है, तो फिर से ये लिख दो, बस कहानी खत्म, सॉल्व कर दो। तो क्या आएगा सॉल्व करके, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ, 25 रुपए की चीज पड़ जाएगी वो आपको। ठीक है, ये 52/0.5 कहां से निकाल दिया। 25 रुपए की चीज पड़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो गया, इफेक्टिव डिस्काउंट आपके पास हो गया 75%। ठीक है, तो ये अब अगर कोई 100 की चीज कितने की पड़ जाएगी, तो एक डिस्काउंट लगाया फिर अगला लगा दिया। फाइन। अब फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। 2 दुकानें हैं, एक दुकान पे लिखा हुआ है 50% प्लस 40% डिस्काउंट, एक दुकान पे लिखा हुआ है 40% प्लस 50% डिस्काउंट। हमें किसकी दुकान पे जाना चाहिए, तो एक पे लिखा हुआ है 50% प्लस 40% डिस्काउंट, एक पे लिखा हुआ है 40% प्लस 50% डिस्काउंट। हमें किसकी दुकान पे जाना चाहिए, ए की दुकान पे जाओगे या बी की दुकान पे जाओगे, ये बताओ। एक आंसर आया फर्स्ट पे, बाकी और कोई, यस गाइस, क्विक क्विक, बहुत जल्दी इसका आंसर मिलना चाहिए, इतना तो समझा दिया तुम्हारे को। गाइस गाइस बी क्विक। एक हिसाब से मान के चलो तो परसेंटेज की एक छोटी सी चीज और बतानी बाकी है, बाकी सब ज्ञान इसी फॉर्मूले में है। इसी फॉर्मूले को आगे पीछे करके जितने भी सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये वो प्रॉफिट लॉस सब खत्म हो जाएगा इसमें। ठीक है, कोई कह रहा है ए पे जाना चाहिए, कोई कह रहा है बी पे जाना चाहिए। बच्चों मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मान लो गाइस कोई चीज x रुपीस की है,
तो 50% डिस्काउंट, 50% के बाद वो चीज इतने की हो जाएगी, फिर इतने के ऊपर अगला डिस्काउंट लगेगा 40%, तो वो चीज इतने की हो जाएगी। दूसरी दुकान पे गए, कोई चीज X रुपए की है, ठीक है, अब पहुंचने लगे हैं स्टूडेंट। हाँ, कोई चीज X रुपीज की है, पहले 40%, वो चीज इतने की हो जाएगी। अब वो चीज इतने की हो जाएगी। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है भैया, सब प्रोडक्ट में ही तो है, ये आगे पीछे कर दो तो वो बन गया। तो भैया अब तुम्हें जाना उसकी दुकान में है जो तुम्हारा दोस्त है, डिस्काउंट दोनों बराबर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर उसकी दुकान पे जाओ जिसकी दुकान पे वैरायटी बढ़िया हो, नहीं तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके जाओ। तो दोनों ही आपको इक्वल डिस्काउंट दे रहे हैं, ए भी और बी भी। ठीक है, देखो अब परसेंटेज के इतने इजी क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो गया। समझ गए बच्चों? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो फटाफट बताओ यस सर क्लियर, समझ आ गया। तो मैं आगे बढ़ूं, जो अगला परसेंटेज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके बाद तुम तैयार हो जाओगे परसेंटेज की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है गाइस, आगे बढ़े। बी वाली अच्छी शॉप है, मतलब जो तुम्हारा दोस्त है फिर उसके पास जाओ जिसे जानते हो तुम ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको परसेंटेज पे ही बेस्ड है, ठीक है। जो ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, तो क्या है, ए की जो सैलरी है, ठीक है, तो सैलरी ऑफ ए इज 25% more than the salary of B. How much percentage the salary of B is less than A? ठीक है, जो सैलरी है, ठीक है, ए की जो है वो बी से 25% ज्यादा है, और अब बताओ बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बट इसके अंदर एक भेद छुपा है परसेंटेज का बहुत बड़ा। अब इसका आंसर मैं देखता हूं जल्दी से कौन देता है। यस गाइस, थर्टी सेकेंड्स आई गेस, बहुत ज्यादा टाइम है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ठीक है। वेरी नाइस, एक आंसर आया है अभी, दूसरा भी आंसर आ गया, वेरी नाइस, 3 आंसर आ चुके हैं, 4। सो गाइज, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, ठीक है। मेन बात यह है कि मान लो जो बी है उसकी सैलरी जो है मान लो 100 रुपीज है, ठीक है, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, ए की सैलरी उससे 25% ज्यादा है, तो वो 125 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो 125 100 से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो 6-7 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिए, वेरी नाइस। तो 125
100 से कितना ज्यादा है। तो एक बात यहाँ सोचने की होती है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने जो गलत आंसर दिया है, ठीक है, तो उनको मैं बताऊं, यहाँ पर मेन बात सोचने की ये होती है कि देखो ये है एक बेस वैल्यू, तो बेस के रिस्पेक्ट में होता है परसेंटेज। तो इसकी सैलरी ज्यादा है इससे, तो ये आपका बेस वैल्यू है कि इससे कितने परसेंट ज्यादा है। फाइन। अब जब आप बात करोगे 125 की, तो अब आप कहोगे कि 125 से कितने परसेंट कम है। तब यहां पर बेस चेंज हो गया, यहां पर बेस ये है इस क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन के लिए बेस ये है। फाइन। तो जो ये अमाउंट का डिफरेंस है वो कितना है, वो तो 25 ही है, लेकिन 100 के लिए ये 25 क्या है, 25% है, ठीक है। तो ये 100 से 25% ज्यादा है, लेकिन यही 25 125 के लिए क्या है, ये 20% है। तो बेस से मतलब परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करो आपके पकड़ में बेस रहना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। फाइन। क्योंकि अगर आप बेस भूल गए, वहां पर परसेंटेज की सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, या परसेंटेज बच्चों को जो तंग करता है जिन बच्चों को। तो 100 से यही 25, ठीक है, 100 का यही 25 जो है वो 25% है, लेकिन 125 से कितना कम है, तो एक कम तो 25 ही रुपए है, लेकिन 125 से कितना है, 25 जो है 125 का 20%। फाइन। तो वो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, वो आप कैलकुलेट करोगे 25/125 गुणा में 100, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले ये जो मैंने मेथड यहां पे लिखा था, ठीक है। तो ये जो मैंने मेथड लिखा था, तो वो 25 जो है वो किस पे कम है, अगर अमाउंट 125 है तो आपका जो अमाउंट कम कितना है, 25 एक है, तो 25/125, और अगर 100 है तो 25/125 गुणा 100, ठीक है। तो यहां पर इसको ऐसे सोचो। अच्छा, उससे पहले ऐसे सोचो कि अगर 100 है तो फर्क कितना है, 25। जब बेस 100 है तो 100 से डेफिनेशन आप शुरू कर रहे हो, और बाकी भाषा यहाँ पे वही लिख रहे हो। तो 100 पे 25 है तो वो 25% हो गया, एंड यहां पर जब 125 के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो वो कैलकुलेट होके आपका 20% आया, ठीक है। आई गेस डेफिनेशन क्लियर हुई होगी परसेंटेज की, कि परसेंटेज में बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस आपके पकड़ में रहना चाहिए, अदरवाइज गलती कर दोगे। फाइन। अच्छा, अब ये तो मैंने जी दूसरा तरीका यूज कर लिया। अब अगर कोई पूछे कि इसको इस तरीके से करके दिखाओ, ठीक है, तो अब ये करके दिखाओ। फिर अब इसको कैसे करोगे, बी की सैलरी है कुछ ₹B, ठीक है, या हम ऐसे करते हैं कि ए की सैलरी है ₹A और बी की सैलरी है ₹B। ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है। अगर बी की सैलरी में 25% बढ़ा दूं तो बी की सैलरी इतनी हो जाएगी, जो कि इक्वल टू होगी ए के, ठीक है। तो उसके बाद अब वो क्या कह रहा है कि अब ये ए की सैलरी है। सो अब जो ये क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंटेज द सैलरी ऑफ बी इज लेस देन ए। तो बी की सैलरी जो है वो ए से कितना कम है। तो ये क्या है, मतलब अब मैं इसको थोड़ा सा इधर साफ तरीके से दिखाता हूं। तो ये आपके पास आ गया कि बी की जो सैलरी है उसको अगर मैं 25% बढ़ा दूं तो ये बन जाता है सैलरी ऑफ ए। और दूसरी जगह पे ये मुझे पता चल रहा है कि ए की सैलरी से मान लिया मैंने R% कम है, तो ये बी की सैलरी बनती है। समझ रहे हो बात को। तो ए की सैलरी से कितने परसेंट मैं घटा दूं कि बी की बन जाए। तो अब ये जो ए है, ए को आप क्या लिख सकते हो, ए की जगह ये वैल्यू लिख सकते हो, तो ये वैल्यू बस लिख दो। तो बी की सैलरी 1 + 25/100, ठीक है, और 1 - R/100 इज इक्वल टू बी से बी कैंसल, ठीक है। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा इसमें क्विक बन सकते हो, 1/4 ये बन जाएगा 5/4, ठीक है। 5/4 रेसिप्रोकल उधर हो जाएगा, तो ये 1 - R/100 ये आपका बन जाएगा 4/5,
ठीक है, तो ये 4/5 माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस 4/5 बराबर में R/100, और इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा 1/5 गुणा 100 कर दो इज इक्वल टू R, ये आ गया 20। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, सोच सकते हो। ठीक है, तो किसी भी कैलकुलेशन को आप इस फॉर्मुलेशन में ला सकते हो। बाकी मतलब इसका फायदा क्या है कि आपको यहाँ कोई भी 100 में से इतना ये वो ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ती। सिर्फ अच्छा ए है, बी का कितना बढ़ाया कि ये हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई। अच्छा ए में से कितना कम करें कि बी हो जाए। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, आर की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ती, हर चीज बस इसी इक्वेशन में लिखो। इस इक्वेशन में हर चीज की अपनी जगह है और बस उस तरीके से उसको सॉल्व करते जाओ। फाइन गाइस, कंसेप्ट क्लियर? तो आगे बढ़े, नेट के क्वेश्चंस है मेरे पास कई सारे। गाइस नीड योर रिस्पॉन्स, जाग रहे हो? तो गिव मी ए क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद जस्ट मैं स्टार्ट करूं कि जो हमारे नेट के क्वेश्चंस हैं, या बेसिकली मैं पहले आपको बताऊं कि जो इन क्वेश्चंस हैं उनके बारे में सब कुछ मैं आपको हल्का सा एक इंट्रो देके फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, कैप्टन मैथ, नाम बहुत बढ़िया है तुम्हारा, कैप्टन मैथ। और कैप्टन अमेरिका वाला लोगो भी बना रखा है तुमने। नाउ गाइस, यस सर, क्लियर सर, फाइन, यस सर, गुड, ओके। सो अब गाइस मेन जो यहाँ मुद्दा आता है वो मुद्दा ये है कि आपके पास मतलब आपने कोई भी चीज खरीदी बेची, तो सबसे पहली चीज आपको भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, जब भी परसेंटेज की बात है, R% प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है कि जितनी चीज खरीदी है उसके बाद जितने की बेचेंगे वो बाद की बात है। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट और लॉस होता है, सीधी बात है ये। तो बेस जो है, बेस हमेशा क्या रहता है आपका, कॉस्ट प्राइस रहता है। तो एक चीज होता है कॉस्ट प्राइस जिसपे दुकानदार ने खरीदी, एक होता है सेलिंग प्राइस कि इतने की बेच दी। फाइन, तो कुछ खरीदा कुछ बेचा, तो इतने परसेंट मैंने मार्जिन रख लिया और इतने परसेंट डिस्काउंट दे दिया, फिर बताओ कॉस्ट क्या बनेगी। फाइन, तो ऐसी कुछ भी कहानियां बीच में आपके क्वेश्चन में हो सकती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट और लॉस की बेस वैल्यू क्या होती है, दोनों की बेस वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस जिसपे मैं खरीदता हूँ, इसके बाद मैं उसमें प्रॉफिट करूंगा तो वो ऐड हो जाएगा, अगर मैं उसमें लॉस करना चाहूंगा तो उस रेट से कम करके बेच दूंगा, लेकिन जो कौन सा बेस वैल्यू क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस है। फाइन, उसके बाद कॉस्ट प्राइस के ऊपर आप क्या करते हो, सिर्फ कॉस्ट प्राइस में अगर आपको प्रॉफिट है R% तो ये हो जाएगा, अगर आपको लॉस है तो ये हो जाएगा, दैट्स इट, दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, बात खत्म। ठीक है, तो कोई भी कॉस्ट प्राइस है उसमें 1 प्लस माइनस R/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस, बात खत्म। ये इतना ही फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है। फाइन, तो आपको हर जगह सिर्फ इसी फॉर्मुलेशन में लाके इसको रख देना है और वो क्वेश्चन बड़ी जल्दी सोल्व हो जाएगा। आपको बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स में फंसना नहीं पड़ेगा, कहीं पे ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा अच्छा पहले ये अमाउंट कैलकुलेट किया फिर इसके ऊपर 10% और है ये कैलकुलेट किया, इनमें कुछ फंसना नहीं पड़ेगा, सीधा इसी फॉर्मुलेशन में क्वेश्चन को लेके जाओ और डन, आंसर निकालो सीधा। फाइन, अब जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है भी, एक दुकानदार है, उसने मतलब एक सामान बेचा 500 रुपए का और वो कह रहा है कि 500 रुपए का तो बेचा, अब उसने उसके ऊपर 10% मार्जिन पहले रखा था और 10% मार्जिन रखा था और फिर उसने 5% डिस्काउंट दे दिया।
तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। कुछ भी क्वेश्चन बना दिया। अब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है, सीधा मैंने स्टेटमेंट में लिखा, मैंने कोई लाइंस तो लिखी नहीं, सीधा हमने इसको इस फॉर्मुलेशन में लिखा, फाइनल इक्वेशन में, जिसमें आपका सीधा नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्यूशन आना चाहिए। फाइन। तो हमेशा इस फॉर्मुलेशन का यूज करो, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कह रहा है कि इस टोटल अमाउंट पे, कि x है उसका टोटल मार्जिन इतना था, ठीक है, वो मार्जिन रखने के बाद उसने जो प्राइस डिसाइड किया उस पे उसने 5% दे दिया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बस आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, एंड पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे ही खत्म हो जाता है, और आपको किसी और फॉर्मूले को देखने की, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा सिर्फ एक छोटी सी चीज और आ सकती है। मान लिया ये उसने पूछ लिया कि जी कोई चीज मैंने कुछ की खरीदी, मान लो उसने जो उसके पास सेलिंग प्राइस है माइनस जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब मैंने 10 की कोई चीज खरीदी, 15 की बेच दी, तो 5 रुपए मेरे पास बच गए। तो डिवाइड बाय जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस रहा था इनटू 100। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज है। तो ये क्या है, प्रॉफिट रुपीज में, बेस प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस बेस होता है, तो ये मेरे पास क्या है, प्रॉफिट है रुपीज में, प्रॉफिट डिवाइड बाय बेस प्राइस इनटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज। तो कई जगह सिर्फ इतना सा ये फॉर्मूला यूज हो जाता है, जो कि परसेंटेज के बेस पे, नहीं तो मैक्सिमम यही फॉर्मुलेशन आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कर देती है। कुछ भी बीच में लिखना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, सब खत्म। सो गाइज, अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, बातें बहुत होगी, और फिर हमें क्वेश्चन में पता चलेगा कि ये जो फॉर्मुलेशन है इसका यूज कितना पावरफुल है। ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन जो वैसे देखने में हो सकता है कंफ्यूज कर दें, आपको कंफ्यूज याद दें, बट वैसे जो है वो आपको बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो दिसंबर 2013 का सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या कहता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या करोगे, जब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा तब तक इक्वेशन तो फॉर्म कर ही दोगे। फाइन, और जब तक मैं इक्वेशन फॉर्म करूंगा तब तक आप आंसर निकाल दोगे। सो लेट्स ट्राई। अ स्टूडेंट buys a book online, ठीक है, at 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो क्या है, एक बच्चा है वो क्या करता है, 20% डिस्काउंट पे ऑनलाइन एक बुक खरीद लेता है। हिज फ्रेंड buys the same book at a book fair, ठीक है, for rupees 192, paying 20% less than his friend। ठीक है, तो ये आ गया, what is the full price, what is the full price of this book। गाइस, इक्वेशन लिख दी, पढ़ते जाओ, पहली जैसे जैसे चीज पढ़ते जाओ इक्वेशन बनाते जाओ। एक स्टूडेंट, ठीक है, एक बुक परचेज करता है 20% डिस्काउंट पे, x रुपीज की बुक है, 20% डिस्काउंट पे उसने परचेज की। ठीक है, ये कॉस्ट पड़ी है पहले बच्चे को। उसके बाद उसका दोस्त क्या करता है, उसका दोस्त खरीदता है एक बुक फेयर में सेम बुक। ठीक है, सेम बुक वो खरीदता है तो वो उसको पड़ती है 192 रुपए की। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो अपने दोस्त से 20% पैसे कम दे के आया होता है। तो उसके दोस्त ने कितने दी, उसके दोस्त ने इतने रुपए दे रखे हैं, इससे 20% कम, ये रुपए हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द बुक, x।
इसको सॉल्व करो फटाफट। स्टेटमेंट पढ़ी, कुछ नहीं किया, अच्छा इस पे इतना लगा तो इतना होगा, फिर उसके ऊपर लगाओगे, ठीक है। तो इतना कुछ काम नहीं करना, सीधा ये फॉर्मुलेशन में लिखो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा। सो दिस विल बी, अब इसमें थोड़े से क्विक हो जाओ, 1/5 और ये भी आपके पास हो गया 1/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/5 इंटू 4/5 इक्वल टू 192, x इक्वल टू 192 इंटू 25/16 गाइज। सो आराधना ने आंसर दिया, वेरी नाइस। दीपक ने भी सही आंसर दिया है। सौरभ थोड़ा सा रीचेक करो एक बार, ठीक है। रिया ने भी सही आंसर दिया है, वेरी नाइस। सो ये आपका 300 रुपीज आंसर आ गया। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इजंट दिस फॉर्मुलेशन पावरफुल? तो अगर वैसे ही ये क्वेश्चन समझो और उसके बाद उसको एक एक स्टेप करके सॉल्व करो, अच्छा उसको x में तो 20% में पहले आप ये स्टेप अलग से सॉल्व करते, फिर उसकी वैल्यू निकाल के फिर ये स्टेप अलग से सॉल्व करते। जो हमने स्कूल में फॉर्मुलेशन सीखी हैं वो सारी फॉर्मुलेशंस किस लिए हैं, वो आपको सिलेबस समझाने के लिए भी, अच्छा ऐसे ऐसे स्टेप लिखो ताकि जो टीचर है उसको पेपर चेक करने में पता हो कि तुम्हें पता है, वो फॉर्मुलेशन उस हिसाब से तुम्हें सिखाई गई। लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे एडवांस होते हो तो आपको फॉर्मुलेशन अब आप चेंज कर सकते हो। अब आपको टीचर को नहीं बताना कि आपको हर स्टेप आता है, ठीक है। तो अब आपको वही चीजें क्विक कर लेनी है, क्विक। और वो क्विक करने की ये फॉर्मुलेशन मुझे बहुत पावरफुल लगती है। और मैंने ये देखा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इसके ऊपर बुक में अगर आप खोल के देखो, इवन एनसीईआरटी बुक में ऐसे 6-7 फॉर्मूले लिख रखे हैं। ओके, लॉस परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, ऐसे 6-8 फॉर्मूले लिख रखे हैं। अरे भैया ये तो सब इधर उधर अरेंज करके ही बना रखे हैं, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को? इतनी ज्यादा क्या कहते हैं फॉर्मूले उनके दिमाग में घुसा के वो रट्टा मार मार के पेपर में जाते हैं फिर। सो जबकि उनकी जरूरत ही नहीं है। आपको बेसिक फॉर्मुलेशन समझ आनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर समझ आनी चाहिए। और ये देखो कितना, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या कहा, 30 मिनट्स आपको देने हैं सेक्शन ए को, 30 मिनट सेक्शन ए को देने हैं, और उसमें से मान के चलो 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो आपको एक क्वेश्चन को 2 मिनट देने हैं सॉल्व करने के लिए। तो 2 मिनट कैसे दोगे? कोई क्वेश्चन लंबा भी हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, तो ये टाइम इन क्वेश्चंस में आप बचा सकते, ठीक है, जिसमें आप फटाफट, ये तो चलो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे फटाफट होने लग जाएंगे कि ओके 1 - 1/5 क्या होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। बट ओवरऑल क्वेश्चन को इक्वेशन में उतारना इज द फर्स्ट टास्क, ठीक है। अगर वो आपने कर दिया आप कामयाब हो आगे, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिसंबर 2014 से आया हुआ है, एंड हाँ, तो द क्वेश्चन इज, और ये आई एम एक्सपेक्टिंग कि फटाफट मेरे से भी पहले सॉल्व कर देना। यस यस, माय सीक्रेट ऑफ 5 टाइम्स नेट, ठीक है। यही फॉर्मुलेशन बना बना के, ठीक है। अच्छा इसमें एवरेज क्या है, सारे फॉर्मूले में कॉमन क्या है, तो मेरा काम ही यही था, सब फाइंड आउट करता रहता था ऐसे। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन सेल्स two objects at 1035 rupees each। तो एक पर्सन है वो 2 ऑब्जेक्ट बेचता है, हर ऑब्जेक्ट जो है, ये वर्ड ध्यान देना, ईच, फाइन। तो ऑन फर्स्ट आइटम, ऑन फर्स्ट he suffers 10% loss, on second he gets 15% profit. What is net profit or loss? ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आ गया। अब बेसिकली इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5%, लेस देन 1%,
गेन और लेस देन 1% लॉस 0%। ठीक है, तो लाइक दिस ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्या है। नाउ सीधी सीधी कहानी, 2 चीजें हैं, हमें उसके इनिशियल रेट नहीं पता, एक x की है एक y की है। एक में उसने 10% लॉस खा लिया, उसके बाद जब उसने बेची 10% लॉस के बाद, तब वो कितने की 1035 रुपए की बेची। दूसरी चीज में उसने 15% प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद वो चीज कितनी 1035 रुपए की बेची। ठीक है, सीधी सी बात है, यही दोनों बातें लिखी हुई हैं। नाउ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास 1/10 और ये 9/10 आ गया और ये 10/9 आ गया, 1035 0/9। ठीक है, और इस केस में क्या आ गया, ये आएगा आपके पास 115/100, तो y आ जाएगा 1035 गुणा 100/115। ठीक है, तो ये x और y की जो आपके पास वैल्यू है, सो दिस विल गिव यू 900 एंड दिस विल गिव यू 1150। तो जहां उसने लॉस लिया वहां माइनस, जहां उसको गेन हुआ वहां प्लस, सीधी सी बात। ओके सर, अगर डिस्काउंट दिया है, तब डिस्काउंट दिया है तो माइनस जो कॉस्ट है उस पे उसने डिस्काउंट दे दिया, तो उसकी रेट कम हो जाएगा ना, तो 1 - R/100। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, सीधा। ओके, तो इसमें ये आपको ये ओरिजिनल कॉस्ट थी दोनों की, फाइन, और ये क्या है, इतने का बेचा। अब नेट देख लो आप, क्या आपका प्रॉफिट लॉस है। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट प्राइस, ये आपके पास कितना है 900 और 1150, तो ये बन गया 900 2050। और सेलिंग प्राइस ये आपके पास क्या है, ये है 2070। ठीक है, इतनी कहानी करने के बाद इसको प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपीज का। ठीक है, तो 20 रुपीज का प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो 20 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस पे 20/50 गुणा 100। ठीक है, अब इसको गाइज आप सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये आपके पास आ गया, इसको ऐसे देखो सिर्फ 2000/2050, तो ये क्या है, ये लेस देन 1 आएगा। नीचे का नंबर बड़ा है, ऊपर का नंबर छोटा है, तो ये लेस देन 1 आएगा, लेकिन प्रॉफिट हुआ है उसको, तो आपका लेस देन 1% गेन, ये आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फाइन, तो अब मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कोई डाउट या कोई दिक्कत है कि ये नहीं हो सकता था, या क्या कुछ इसमें बहुत कुछ, क्या हमने इसमें 2 मिनट से ऊपर लगाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट लिखने के बाद की बात कर रहा हूं। तो जस्ट हर जगह कि x कीमत थी, उसने 10% दिया, फिर ये आ गया तो x निकाल लिया, y कीमत थी 15%, तो ये आ गया, बस ठीक है। तो ये इनके ओरिजिनल प्राइस थे और ये सेलिंग प्राइस थे, इसका टोटल कर लिया, उसका टोटल कर लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दी, बात खत्म। ठीक है गाइस, आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। परसेंटेज पे हर साल क्वेश्चन आता है और इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, तो ये मान के चलो इसको 1 मिनट में सॉल्व करके, 1.5 मिनट में सॉल्व करके 30 सेकंड 1 मिनट बचा सकते हो आप, क्योंकि टारगेट लेके चलो 30 मिनट्स, पहले 30 मिनट्स, और वहीं पे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा कि 25 नंबर तो इसमें ले जाऊंगा, तो फिर पेपर आपके लिए क्या रह जाएगा, हलवा रह जाएगा। यस गाइस, ऐड क्विक रिस्पॉन्स, एंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टार्ट करता हूं।
ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 का है एंड द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन ठीक है बहुत लंबा है पर आंसर आप यूं चुटकियों में निकाल सकते हो और फिर बताना मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है फटाफट से। ओके, 20% स्टूडेंट्स गेट जॉब, ठीक है, या गॉट जॉब इन देयर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो 20% स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर के अंदर जॉब मिल गई। द 20% ऑफ रिमेनिंग, the 20% of remaining got job in second year. Still 16 students are jobless. ठीक है, how many students were there in class? How many students were there in class? अब फटाफट बता दो इसका आंसर। ठीक है, क्लास में कितने स्टूडेंट थे? X। ठीक है, शुरुआत में सारे के सारे जॉबलेस। 20% को जॉब मिल गई, ठीक है, मतलब वो निकल गए। फाइन, तो निकलने के बाद काउंटिंग कितनी रह गई? इतनी रह गई। क्लास में एक साल के बाद जो जॉब के बाद निकल गए, मतलब उनकी जॉब लग गई, तो जॉबलेस कितने रह गए? इतने रह गए। अब 20% ऑफ रिमेनिंग, जितने बच गए उनके 20% को अगले साल फिर जॉब मिल गई, इज इक्वल टू, तो अब 20% निकल जाने के बाद कितना अमाउंट रह गया? 16 अभी भी जॉबलेस रह गए। बस कहानी खत्म। ठीक है, तो अब चेक करो क्या आपने फॉर्मुलेशन ठीक लगाई, तो वो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे फॉर्मुलेशन पे पकड़ बना लोगे। एंड मतलब द सैड पार्ट इज कि मैंने अभी तक किसी से ये फॉर्मुलेशन, मतलब किसी और टीचर की देखी नहीं है। ठीक है, जो भी इवन कॉम्पिटिटिव भी तैयारी कराते हैं या एप्टीट्यूड की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो ठीक है थोड़ा सा अलग अलग तरीके से कराते होंगे, बट इसी फॉर्मुलेशन पे जोर। ठीक है, जबकि मुझे लगा कि ये बहुत पावरफुल है। नाउ क्या आएगा आंसर? 1/4। ठीक है, तो 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 16। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? यही आएगा ना, और सॉरी 1/5 है ये, तो 1/5, तो ये आ जाएगा 4/5 इंटू 4/5। So x is equal to 16/16 into 25 equal to 25। ठीक है, तो रिया ने, राधना ने सही आंसर दिया एंड यहाँ पर भी दीपक, विद्या, ठीक है सबका ही सही आंसर है। वेरी नाइस। सो ठीक है, जिनका आंसर में थोड़ी गलती थी तो इतनी जल्दी आंसर पे कूदा मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड देखो कितनी इजी फॉर्मुलेशन एंड आंसर। फाइन, मेरे को स्टेटमेंट लिखने में ज़्यादा देर लगती है, आप उससे पहले सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2015 में आया है। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज तो क्या है? ए शॉपकीपर, क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं इसका। ए शॉपकीपर परचेज अ प्रोडक्ट एट 100 रुपीज, at 100 rupees and sells it by making profit of 10% and sells at a profit
ठीक है, ऑफ 10%, तो 10% के प्रॉफिट पे वो उसको बेचता है। अच्छा, फिर जिस कस्टमर ने लिया वो कस्टमर को उसको पसंद नहीं आया, द कस्टमर रीसेल्स इट टू शॉपकीपर एट 10% लॉस। ठीक है, अब रीसेल बोल दो इसको या रिटर्न बोल दो कि भाई 10% के लॉस पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, हाउ मच शॉपकीपर अर्न, हाउ मच शॉपकीपर अर्न, शॉपकीपर ने कितने पैसे इसमें से कमा लिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, 100 रुपए का सामान है, उसने अपना मार्जिन 10% ऐड कर लिया, फिर कॉस्ट बन गई ये, इतनी कॉस्ट का उसको दे दिया। वो जब वापस देने आया उसको कह दिया जी मैं तो 10% काटूंगा, तो 10% काटने के बाद कॉस्ट बन गई ये। ठीक है, तो इसी कॉस्ट के ऊपर 10% काटा ना, तो यही वही क्वेश्चन हो गया कि पहले बेस था 100 रुपए, 100 के ऊपर ये आया, फिर जो ये नया अमाउंट बन गया इसके ऊपर अगला डिस्काउंट, मतलब वो उसने कॉस्ट कटिंग किस पे की, उसने कॉस्ट कटिंग इस अमाउंट पे की जितने का उसको बेचा था। फाइन, तो इतने का उसको कर दिया। अब बताओ उसने कितने का वापस लिया। फाइन, तो यहां पर दो अमाउंट आपके इंपॉर्टेंट है। पहली बात, उसने उस बंदे को कितने का दिया था ये सामान, और दूसरा अमाउंट उसने उससे लिया कितने रुपए का। तो दोनों हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 110/100, 110 रुपए का उसको दिया था सामान। ठीक है, तो 110 रुपए का उसको सामान दिया था कि 100 रुपए का तो आया था, और मार्जिन जो है 10% लगा के 110 रुपए का उसको दे दिया। अब उसने वापस लिया, तो वापस कितने का लिया। तो वापस हम देखेंगे कि ये तो है जो अमाउंट 110, और ये क्या हो जाएगा इनटू, ये आपके पास आएगा 9/10, तो 99 रुपीज, 99 रुपीज उसने उसको वापस दे दिए। ठीक है, तो दुकानदार के पास जो वो आया, ध्यान से क्वेश्चन में हेर फेर है थोड़ा सा। 100 रुपए का मैंने कहीं से लिया, ठीक है, तो जो बंदा मेरे से लेने आया मैंने उसको 110 रुपए का दे दिया। तो 110 रुपए तो मैंने उसको दिया। अब जब वो वापस लेने आया मैंने उसको 99 रुपए दिए, तो मेरे पास कितने रुपए बच गए, सामान तो मेरे पास ही रह गया। गाइस, सौरभ, कैप्टन मैथ, सामान की जो 100 रुपए की कीमत है वो सामान तो वापस आ गया, सामान के साथ मेरे पास क्या बच गया। तो जो बाहर का आदमी आया था, तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट समझो कि इतना मार्जिन करने के बाद, ठीक है, मैंने प्रॉफिट ये नहीं देखना कि मैंने कितना प्रॉफिट लगा के बेचा, मैंने ये देखना है कि मैंने कितने का दिया, कितने उसको वापस दे दिए, उसने ले लिया वापस, तो उसमें मुझे उस डील में कितने बच गए। तो बात हो रही है उस डील की। ठीक है, तो उसमें क्या है 99 मैंने उसको 110 उससे लिए थे, 99 उसको वापस दे दिए, तो 11 रुपीज। ठीक है, तो ये 1 रुपया भी उन्होंने ऑप्शन में दे रखा होता है, और हम ऐसे फटाफट है ठीक पार। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो कि शॉपकीपर ने, हाउ मच शॉपकीपर अर्नड इन दिस डील। ठीक है, तो ये डील में सामान तो वापस आ गया, तो सामान तो ठीक है, वो हमने मान लिया कि कोई उसने घसाया नहीं, तोड़ा नहीं सामान, ये एक बेसिक चीज। फाइन, तो बस उसके दो पार्ट, एक पार्ट हमने ऐसे और एक टोटल पार्ट कैलकुलेट किया, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए, दिसंबर 2015 से। नाउ तो ये क्या है, ये पिछला जो दिसंबर 2015 था, ठीक है, पहले 2014 के आए शायद 2 एक साथ,
हाँ, वो क्या है, वो एक मॉर्निंग सेशन का एक इवनिंग सेशन का, दोनों में 1-1% आया हुआ था। अब ये 2015 के एक मॉर्निंग का एक इवनिंग का, दोनों में 1-1 आ रखा था। तो ये मान के चलो परसेंटेज तो आपको वैसे भी काम आता है, और हर साल एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, और किसी एक और क्वेश्चन में इनडायरेक्टली भी घुसा होगा परसेंटेज। ओके, सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन आई होप, स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है। नाइस क्वेश्चन, वी लर्न बाय मिस्टेक। ऐसा ही होता है, गलतियों से ही इंसान सीखता है। ओके, सो दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो जस्ट थोड़ा पेशेंस बनाना और इसको एक बार समझना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो क्या है, एक वेंडर सेल्स, ठीक है, अ वेंडर सेल्स आर्टिकल्स, ठीक है, तो वो जो सामान बेचता है whose cost price is ₹100। तो 100 रुपीज तो उसका कॉस्ट प्राइस है ईच। फाइन, he sells them at premium rate। ठीक है, सबसे पहले तो वो बताता है कि ये तो जी प्रीमियम रेट है, प्रीमियम सामान है, फॉर 8 मंथ्स, 8 मंथ्स तक तो वो प्रीमियम रेट पे उसको बेचता है। एंड देन सेल्स एट डिस्काउंट, देन सेल्स ऑन सेल, फिर सेल लगा देता है, एट सेल at half price of premium amount। ठीक है, for next 4 months। ठीक है, तो समझ आई बात। 100 रुपए की वो एक चीज खरीदता है, उसको जितना भी बेच रहा है पहले 8 महीने एक रेट पे बेच रहा है वो, ठीक है, तो वो उसको प्रीमियम रेट, प्रीमियम प्रोडक्ट बता के बेच रहा है। उसके बाद अगले 4 महीने उसी पे 50% डिस्काउंट लगा देता है, आधे रेट पे बेच रहा है उसको, ठीक है। ही अर्न्स 20% प्रॉफिट एट द एंड। ठीक है, तो अब क्या है कि अज्यूम इक्वल आर्टिकल्स वर सोल्ड ईच मंथ, ठीक है, तो इक्वल आर्टिकल्स वर सोल्ड ईच मंथ, तो हर महीने बराबर बराबर ही सामान बिका है। और फिर उस आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रीमियम प्राइस, व्हाट इज द प्रीमियम प्राइस। तो ये वाला प्राइस क्या था जो उसने 8 महीने में बेचा है सामान, सीधी सी बात। नाउ गाइज, अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो है अब आप इसको फिगर आउट करना शुरू करो, सीधी सी बात, ठीक है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर पढ़ते जाओ, एक एक लाइन फिगर आउट करते जाओ। तो मान लिया हर महीने इक्वल यूनिट्स बिके हैं, फाइन, तो मान लिया हर महीने n यूनिट्स बिके हैं, तो पहले 8 महीने में 8n यूनिट बिके हैं, अगले 4 महीने में 4n यूनिट बिके हैं, ठीक है, सीधी सी बात हम ये मान लेते हैं। उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि उसने टोटल कितने बेच दिए, उसने टोटल 12n यूनिट बेच दिए पूरे साल में, और क्या है 20% उसने प्रॉफिट खाया है। तो 12n यूनिट अगर उसने बेचे इनटू 100 रुपीज का एक यूनिट था जिसपे 20% प्रॉफिट लगा दे, तो ये अमाउंट हो जाएगा ये एक का, इंटू 12n के लिए टोटल इसने इतनी कमाई की है, ठीक है, इतने का सामान बेचा है, फाइन। तो ये तो एक पे 20% कमा के इतनी कमाई हुई एक पे उसकी, और 12n क्योंकि इतने यूनिट बिके हैं। नाउ अब बात करते हैं कि मान लिया प्रीमियम का प्राइस है x रुपीस, ठीक है, तो x का प्रीमियम प्राइस है, और
प्रीमियम प्राइस पे वो कितना बेचता है, 8n यूनिट्स बेचता है। प्लस अब प्रीमियम के बाद सेल का प्राइस क्या है, प्रीमियम से हाफ है, उसमें वो कितने प्राइस यूनिट बेचता है, उसमें वो 4n यूनिट्स बेचता है। तब जाके 8 महीने और 4 महीने में उसकी टोटल कमाई होती है। वो टोटल कमाई किसके बराबर है कि जैसे उसने 20% प्रॉफिट खाया हो, तो 100 रुपए पर 20 का प्रॉफिट लगाने के बाद टोटल कीमत ये होगी, और ये टोटल कीमत कितने के लिए, 12n के लिए, ठीक है, टोटल यूनिट्स के लिए कारगर होगी। अब क्या रह गया, इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना सा आंसर एक सिंपल सी इक्वेशन में। पूरी कहानी आपने इस इक्वेशन में लिख दी। अब क्या करो, इसके अंदर n कॉमन ले लो, काट दो, ठीक है, n का खत्म कहानी। अब आपके पास सिर्फ x वेरिएबल रह गया, x वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व कर लो, दैट्स इट। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास 2x आ गया, ये 8x आ गया, 2x और 8x 10x आ गया, इज इक्वल टू, तो 12 इंटू 100 इंटू ये 1/5 है, तो ये आ जाएगा 6/5, और ये कैंसिल हो गया, एंड तो जो x आपके पास प्राइस है वो आपके पास क्या आ जाता है, तो ये 5 तो 10 हो गया, 12 और 12 144 रुपए का जो है वो प्रीमियम प्राइस आपका आ जाता है उस सामान के ऊपर। ठीक है, वेरी नाइस सौरभ, फास्टेस्ट एंड द करेक्ट आंसर। तो मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पहले तो डरा दिया, और उसकी पूरी कहानी लिखने में हमें एक लाइन लगी बस। ठीक है, पूरी कंसंट्रेशन से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पे पकड़ बना लो, और जैसे ही क्वेश्चन पे पकड़ बनाई पूरी कहानी एक लाइन में लिख डालो। ठीक है, कि टोटल कॉस्ट बराबर होगी कि अगर 12n यूनिट्स पे प्रॉफिट के साथ कितना कमाया, ये टोटल कॉस्ट एक तरीके से निकली, ये टोटल कॉस्ट एक तरीके से निकली, टोटल कॉस्ट दोनों इक्वलाइज कर दी, आपका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, क्लियर? यस गाइस, क्लियर? आगे बढ़े। जून 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, वेरी नाइस दीपक, कैप्टन मैथ। फाइन, तो ये एक क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, अ पर्सन पेड R% इनकम टैक्स, ठीक है, R% इनकम टैक्स दिया अप टू 2 लाख, 2 लाख तक उसने क्या है R% इनकम दिया, एंड R+10% फॉर सैलरी एक्सीडिंग 2 लाख। जितनी भी उसकी सैलरी है, पहले 2 लाख के लिए उसने क्या दिया, R% दिया, 2 लाख के बाद जितना भी अमाउंट है उसके लिए R+10% दिया। इफ टोटल टैक्स इज, उसको जो टोटल टैक्स पड़ा वो R+5% पड़ा, देन व्हाट इज हिज एनुअल इनकम। तो उसकी एनुअल इनकम क्या होगी। ठीक है, तो 2 चीजें दे रखी हैं, सीधी सी बात, पूरी कहानी एक लाइन में आपको लिखनी है। अब फाइन, क्या होगा
कि सबसे पहले पर्सन पेड R%, 2 लाख के लिए 2 लाख 2L में इसको लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। 2 लाख के लिए R% उसने टैक्स दे दिया, ठीक है। तो मतलब अब टैक्स की बात है कि उसने पूरा अमाउंट नहीं दिया कि भाई अपनी पूरी सैलरी नहीं दी कि सैलरी टैक्स के बाद इतनी हो जाएगी, नहीं। तो 2L 2 लाख का R% कितना है, 2 लाख का R% है R/100, इतना है बस। 2 लाख का R% कितना, इतना है। तो जो अमाउंट है सिर्फ ये दिया गया है, तो टोटल अमाउंट नहीं दिया, तो वो वाला फॉर्मुलेशन इसमें नहीं लग रहा। नाउ 2 लाख के बाद जो उसके पास अमाउंट है, ठीक है, तो 2 लाख के बाद जो उसके पास अमाउंट है, मान लिया आपके पास इसमें n अमाउंट है, ठीक है, n या x मान लेते हैं, x ज्यादा बढ़िया लगता है, ओके। x अमाउंट है, इसके ऊपर वो क्या दे रहा है, r प्लस 10%, ठीक है। तो r प्लस 10/100, ठीक है। तो इतने % वो टैक्स दे रहा है जो कि 2 लाख के ऊपर है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है कि उसकी जो सैलरी है टोटल 2 लाख प्लस x के टोटल अमाउंट पर ये r प्लस 5% जितना टैक्स बनाएगी, कि जैसे टोटल सैलरी पे r प्लस 5% टैक्स लगा हो, तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा। फाइन। सो गाइस फटाफट आंसर बताओ मुझसे पहले कि उसकी टोटल सैलरी कितनी है। तो इससे आप x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 2 लाख r, पहले तो 100 कैंसिल आउट कर लो सारे, ठीक है। 2 लाख इंटू r प्लस x इंटू r प्लस x इंटू 10, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2L इंटू r प्लस 10L, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10L प्लस XR प्लस 5X, ठीक है। 2LR कैंसिल, XR कैंसिल, ठीक है। सो ये 5X इधर माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 5X इज इक्वल टू 10L और X इक्वल टू आ जाएगा 2L। 2 लाख आ गया X, फाइन। X 2 लाख है, 2 लाख पहले है, तो 2 लाख प्लस 2 लाख टोटल उसकी सैलरी हो गई 4 लाख। कैप्टन मैथ, 2 लाख तो x का अमाउंट है, उसकी सैलरी तो अभी 2 ये है और उससे ऊपर के अमाउंट पे ये टैक्स है। आंसर देने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए गाइस, गाइस गाइस। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इतनी जल्दी मत करो कि क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। 4 लाख टोटल, सो x का जो अमाउंट है वो आपका 2 लाख आया है और 4 लाख आपका टोटल आया है। सो ये है गाइस, क्या है ये आपका परसेंटेज के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ या तो इस तरह की फॉर्मुलेशन कहीं जरूरत पड़ जाएगी, रेयर कम पड़ेगी, और काफी हद तक जो आपको मैंने बेसिक फॉर्मुलेशन बताई 1 प्लस माइनस r/100, इस तरह की फॉर्मुलेशन आपको यूज आएगी। या जैसे अब एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड कर दूं, जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है जी, एक अमाउंट x है, फिर उसके ऊपर तुम्हारा r% एक साल में ऐड हो गया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट क्या बन गया, ये बन गया। इसके बाद अगले साल किस चीज पे इंटरेस्ट लगेगा, अगले साल इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, तभी उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये हो जाएगा फिर से 1 प्लस r/100, फिर से तो अगले साल अमाउंट क्या हो जाएगा, ये टोटल इतना हो जाएगा। फिर
इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इस अमाउंट पे लगेगा, फिर अगले साल फिर टोटल अमाउंट हो जाएगा ये। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट लगने के बाद टोटल होके टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, ये वो है। तो ओवरऑल आपके पास क्या बचता है, इसको अगर देखोगे तो 1+r/100 की पावर t, कितना टाइम ले रहे हो, कितने ईयर ले रहे हो, दैट्स इट। समझ रहे हो बात को? तो ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। और अगर आपने इंटरेस्ट निकालना है तो जितना आपके पास x है वो माइनस कर दोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, अदरवाइज टोटल अमाउंट ये होगा, ठीक है। वही फॉर्मुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट्स इट। तो अगर अब इसके अंदर वो क्या सिर्फ खेल खेलते हैं, छोटे मोटे क्या करते हैं कि वो 1 साल जहां लेना है, ठीक है, 1 ईयर जो लेना है, ठीक है, तो मान लो उनको 5 साल तक आपने पैसे चढ़ा रखे हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो या तो ये होता है कि 5 ईयर तक आपने इसकी सीधी पावर 5 ले ली, और आपको जो रेट गिवन है, वो जो रेट परसेंटेज में गिवन है वो एनुअल गिवन है, ठीक है। एंड तो इसमें सिर्फ गेम क्या होता है कि मान लो 5 ईयर को उसने कह दिया कि 6 मंथली, मुझे 6 मंथली कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। तो अब और जो उसकी रेट है, ठीक है, तो रेट जो है वो जो 12% तो मान लो साल की दे रखे हैं उन्होंने, तो हाफ कितनी हो जाएगी, तो रेट आप उस हिसाब से सेट कर देते हो 6 महीने के हिसाब से। एंड फिर आप क्या करते हो, आपको पता है 5 साल में 6 महीने कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो अगर इस तरह का कोई भी गेम वो खेल लें तो इसका मतलब टाइम के कितने यूनिट्स आएंगे, वो 10 यूनिट्स आएंगे। तो वहां पर टाइम की वैल्यू 10 हो जाएगी, रेट उस हिसाब से आधे साल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो बुक्स गाइज वैसे तो क्योंकि इसकी स्पेसिफिक जो बुक है, मैं आपको क्या बताऊं कि अगर आप कोई बुक पढ़ने लगते हो तो वो तो मतलब वही सारी चीज़ जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसी तरह की फॉर्मुलेशन आपको मिलेगी। एंड इसके जो लेक्चर्स हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। एंड गाइज आप अपनी प्रेजेंस थोड़ी सी अगर बढ़ाएं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट भी बना के उसी में आपको बुक में डाल दूंगा, और कंटेंट आपको कहीं से भी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी और बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कैप्टन मैथ इतना तो बहुत रहेगा कि अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं दे दूं, ठीक है, विद आंसर, या कोशिश करूं अगर हो सके तो विद सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो सारी चीज मैं मैनेज करने की ट्राई करता हूं आपके लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा ट्राई। बाकी बस आप मेरा हौसला बढ़ाते रहें और अपनी प्रेजेंस बनाए रखें। एंड ये मैं आपको कहता हूं कि कोई भी और बुक पढ़ोगे पजल हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में इतने टाइम में इन सब चीज़ों को फॉर्मलाइज करके एक शेप में लेके आया हूँ, इस ऐसी इजीएस्ट फॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिली, मेरे को तभी ढूंढ ढांड के उन सबको अरेंज करना पड़ा, मैनेज करना पड़ा, लाइक दिस, ठीक है। बस इतनी सी फीस पे करिए कि थोड़ा सा जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं करना, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा क्या कहते हैं चैनल या हमारा एफर्ट पहुंचाएं, और ताकि वो भी, ठीक है, तो किसी को ख़राब प्रोडक्ट तो आप बेच नहीं रहे हो एंड फ्री में ही दे रहे हो, ठीक है, तो आई गेस देयर इज़ नथिंग बैड इन दिस। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उन तक ये पहुंचाएं और उनको बताओ कि यस दिस इज़ वेरी मच मतलब इम्पोर्टेंट, कि अगर आप इसके अंदर 25 मार्क्स ले लेते हो आउट ऑफ 30, जो कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो आप सबके केस में, तो आप नेट की को क्वालिफाई करने के बहुत क्लोज पहुंच जाते, बहुत ज़्यादा। फाइन, यस, कंटिन्यू रहेगी कल भी सेम 3 बजे। कल हमारा टॉपिक रहेगा कि जो एवरेज हम लेते हैं या ये जो मिक्सचर्स बनाते हैं कि 2 क्वांटिटी मिक्स कर दी, थर्ड क्या बनेगी, ठीक है, मीन या एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी किसी चीज़ की मिक्स करने पे, तो उस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कल की क्लास का टॉपिक मेन रहेंगे गाइस, ठीक है। सो
कुछ एवरेज जो कि स्टैट के आपको आसपास ले जाएगा, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा हम टाइमिंग के हिसाब से मैं देखूंगा कि मीन मीडियन मोड तक भी अगर उसे पहुंचा सकूं, एवरेज तो मेन रहेगा ही। एंड सिमिलरली कुछ चीज़ें ऐसे ही जो, और थोड़ा सा क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो उस साइड भी मैं इसको ले जाऊंगा एवरेज से रिलेट करते हुए। तो ये टॉपिक हम कल की क्लास में कवर करेंगे। सो गाइज, आई गेस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ आया होगा। स्पेशल केस है सिर्फ उसका, जो आपने पहले परसेंटेज वाला काम किया है, सिर्फ उसी का एक स्पेशल केस है, और उससे ज़्यादा और कुछ भी इसमें नहीं है। फाइन, तो आपको बस उसको बस अरेंज करना है। मैं अकेला ही चला था, ठीक है, मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, यही होता है, और कारवां बनता जाए, यही हम चाहते हैं, ठीक है। तो फाइन गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड आगे भी और ज़्यादा एंजॉय करने को और ज़्यादा ऐसे कंसेप्ट आपको मिलेंगे कि जो आपको इवन लाइफ में भी कहीं पर भी काम आएंगे, वो चीज़ें कैलकुलेशन में, चीज़ों को समझने में। ओके गाइज, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।